Hello guys. So in this particular chapter, the chapter is photosynthesis, chapter number 13 of class 11th NCERT. ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जितने भी मेन बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन नीट में आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब लगभग 20 से 25 मार्क्स। ठीक है, 20-25 मार्क्स का है चैप्टर। 20-25 मार्क्स का मतलब क्या है? उतनी ही रैंक, 20,000 से 25,000 रैंक। इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। टोटल 4 चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसको आप जाके चैनल लिंक में देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में मैं उस वीडियो का जो है लिंक दे दूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो पहले आप उसको पढ़ें। अगर आप उसको पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेशन को, तो फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिकली ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। पूरे चैप्टर को हम लोग अभी कवर करेंगे सीक्वेंशियल मैनर में। इस एक वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। जो सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर में वो है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज़ अ फिजियोकेमिकल, मतलब फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट, देखो यहाँ पे कौन सा प्लांट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे पर्टिकुलरली उन लोगों ने स्पेसिफाई किया है विच टाइप ऑफ प्लांट, ग्रीन प्लांट यूज़ लाइट एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट ने क्या यूज़ करा? लाइट एनर्जी को यूज़ करा। और क्या बनाया? सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। खाना बनाया, खाना ऑर्गेनिक ही होता है। जो चीज़ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है वो क्या है? ऑर्गेनिक है। तो कहीं ना कहीं क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6। तो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, और इनके मिलने से जो सामान बना वो क्या बना? ग्लूकोज। और वो क्या है? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये दे आर फोटोट्रॉफ। दूसरी बात, इनको ऑटोट्रॉफ क्यों बोला गया? जो अपना खाना खुद बना ले। सबसे बेसिक डेफिनेशन, 6th क्लास की डेफिनेशन याद है ना? ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, 6th क्लास की साइंस की बुक की डेफिनेशंस। तो मैंने तो वहीं से सीखी थी कि जो अपना खाना खुद बना ले वो ऑटोट्रॉफ। तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो क्या है? ऑटोट्रॉफ। क्या इंसान अपना खाना खुद बना लेता है? हाँ, बना तो लेता है किचन में, वो वाला बनाना नहीं। बट कहीं ना कहीं वो सामान तो बाहर से लेके आ रहा है ना। किससे लेके आ रहा है? प्लांट से लेके आ रहा है। वो बस उस खाने के अंदर टेस्ट डालता है। डिश जो है वो लीव्स हैं, पत्ते हैं, ग्रेन्स हैं, वो किसने बनाई? प्लांट ने बनाई। तो दिस इज, वी आर हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो ऑब्वियसली बात है, यही बात जो मैंने बोली, अगर हम उस खाने को ना खाएं तो हम क्या रह पाएंगे लाइफ पे? नहीं। तो यही लाइफ का बेसिस है। तो मतलब प्लांट्स ही लाइफ के बेसिस है। प्लांट जो खाना बना रहे हैं हम उसे खा के ज़िंदा हैं। तो अगर प्लांट मर गए तो वो खाना बना पाएंगे? नहीं। क्या वो खाना हमें मिल पाएगा? नहीं। क्या हम खाना खा पाएंगे? नहीं। तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है फोटोसिंथेसिस की? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, लाइट के प्रेजेंस में अगर खाना नहीं बना प्लांट ने, तो क्या होगा? इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। यही पहला सोर्स है खाने का, प्राइमरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट रिलीजेज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। दूसरी बात, जो खास बात है, प्लांट दो काम कर रहा है। प्लांट खाना भी बना रहा है, पर प्लांट खाना बनाते वक्त एक गैस रिलीज कर रहा है जिसका नाम ऑक्सीजन है, और उसी से हम सांस लेते हैं। लाइफ लाइन है वो गैस हमारी। तो प्लांट दो चीज़ें, हमें खाना भी दे रहा है और हमें हवा भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है। अगर प्लांट नहीं होगा तो ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो हमारी लाइफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए इस चीज़ को पता करने के लिए कि प्लांट्स कितने ज़रूरी है और फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था, इसको वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। वेरीगेटेड लीफ, तो एक लीफ को लिया जाता है। तो व्हाट इज़ वेरीगेटेड लीफ? सबसे पहली बात की, वेरीगेटेड का मतलब एक ऐसा पत्ता जिसको आधा कवर कर रखा है ब्लैक पेपर से, मतलब काले कलर के पेपर से आधा लीफ कवर कर रखा है। इफ़ दिस इज़ अ लीफ, मैं डायग्राम बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इफ़ दिस इज़ अ लीफ, तो इस लीफ को जो है ना, आधा मतलब हाफ जो लीफ है, इसको ऐसे कवर कर दिया किसी ब्लैक कलर के पेपर से।
ठीक है। देन वॉज एक्सपोज टू लाइट, और फिर इसके ऊपर क्या डाली गई, फिर इसके ऊपर लाइट डाली गई, लाइट डाली गई, लाइट डाली गई, ठीक है। तो टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, अब इसने खाना बनाया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो खाना तो बनाया होगा क्योंकि प्लांट है ये। तो इट शोज दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फिर हमने ये देखा कि हमें स्टार्च सिर्फ कौन से पार्ट में मिला, हमें जो था स्टार्च सिर्फ इस पार्ट में मिला, ग्रीन वाले पार्ट में, इस पार्ट में नहीं मिला। तो इससे ये पता चला कि प्लांट का सिर्फ जो लीफ का जो सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट है वही क्या बनाता है, खाना बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट आया, उसका नाम था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ द लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग KOH सोक्ड कॉटन। तो लीफ को जो है एक उसमें डाल दिया गया टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में क्या था, एक कॉटन था, रुई थी, रुई में क्या डुबो रख, किस में डुबी हुई रुई थी, वो KOH सॉल्यूशन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की खासियत होती है वो ऑक्सीजन को, वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन, और क्या खुद क्या कंज्यूम करता है, CO2। अगर सारी CO2 KOH खा गया तो क्या प्लांट को CO2 मिलेगी, नहीं मिलेगी। द अदर हाफ, और आधी लीफ के साथ ये काम किया गया, द अदर हाफ लीफ वॉज एक्सपोज टू एयर, नॉर्मल आधी हाफ, आधी लीफ जो थी वो नॉर्मल थी। तो ये रहा टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर आधा पत्ता डाला और आधा पत्ता ये बाहर है और आधा पत्ता अंदर डाल दिया गया था, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब ये देखा गया कि अब इस सेटअप को लाइट में रख दिया तो वही, फिर वही सेम काम कि टेस्ट ट्यूब, टेस्ट फॉर द लीफ प्रेजेंस, फिर स्टार्च की प्रेजेंस चेक करी, स्टार्च कहाँ मिला, स्टार्च मतलब वही ग्लूकोज वगैरह कंटेंट, डाइसेक्राइड, तो कहाँ मिला, तो एक्सपोज्ड पार्ट शोज पॉजिटिव फॉर स्टार्च पोर्शन, इन द टेस्ट ट्यूब शोज नेगेटिव। दिस प्रूव्स दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें ये पता चला, पहले वाले से हमें चला पता कि सिर्फ ग्रीन पार्ट, वेरीगेटेड एक्सपेरिमेंट जो था, वेरीगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट, इससे हमें ये पता चला कि सिर्फ ग्रीन पार्ट है ना, ओनली द ग्रीन पार्ट डू फोटोसिंथेसिस। दूसरे वाले से हमें क्या पता चला कि CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चन खूब आते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे, ठीक है। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी हमने देख लिया, वेरीगेटेड लीफ भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो है जोसेफ प्रिस्टली का। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज बाय जोसेफ प्रिस्टली। साइंटिस्ट के नाम इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। नाम क्या साइंटिस्ट का, जोसेफ प्रिस्टली। तो इसने करा क्या, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आएगा जैन इंजनहॉर्स का, ठीक है। फिर TW एंगलमैन का आएगा, जूलियस वॉन सैच का आएगा, है ना। ये 4-5 एक्सपेरिमेंट्स है। कार्लोस है ना, कॉर्नेलियस वॉन नील का आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोसेफ प्रिस्टली ने। तो प्रिस्टली परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, की हवा की क्या इंपॉर्टेंस है। ही डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो इन्होंने और ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी। He observed that the candle burning in a closed bell jar get extinguished. Similarly, a mouse suffocated in a closed jar. He concluded that a burning candle or a breathing animal damage the air. अब इन्होंने क्या करा, एक कैंडल जार लिया, कैंडल जार के अंदर एक मोमबत्ती जलाई और ऊपर से जार को लगा दिया। तो जैसे ही इन्होंने ऊपर से जार को लगाया तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, तो कैंडल बुझ गई। अब इन्होंने क्या करा कि सेम उसके एक कैंडल जलाई, ठीक है, और एक चूहे को रखा और दोबारा वो कर दिया। तो जब कैंडल बुझी तो क्या हुआ, CO2 रिलीज़ हुई, ठीक है। और जो चूहा था उसने क्या रिलीज़ करी, CO2 रिलीज़ करी, और उस पूरे एनवायरनमेंट में क्या ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा है जो कैंडल जार के बर्निंग से और एनिमल के ब्रीदिंग से निकल रहा है जो एयर को ख़राब कर रहा है। तो कौन सी एयर थी, वो CO2 थी। ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार। अब उन्होंने क्या करा कि सेम एक कैंडल रखी, एक चूहा रखा, कैंडल जला दी, चूहा रखा, और एक मिंट पुदीना का पेड़ रख दिया। दोबारा कैंडल जार लगा दिया, कैंडल जार लगाते ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। अब जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हुआ तो कैंडल बुझ गई, ठीक है, लेकिन चूहा नहीं मरा। क्यों नहीं मरा चूहा, क्योंकि मिंट प्लांट कुछ ऐसा रिलीज़ कर रहा था जो चूहे, जो कोई ऐसी गैस रिलीज़ कर रहा था जो
उस गैस को जो चूहा रिलीज कर रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर रही थी, तो वो गैस थी ऑक्सीजन। क्योंकि प्लांट क्या करता है, वो CO2 कंज्यूम कर लेता है जो हमारे लिए वो है हार्मफुल है, और वो गैस हमको देता है इन रिटर्न जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो इसलिए प्लांट भी जिंदा रह गया और चूहा भी जिंदा रह गया। ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न, और कैंडल बुझी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उसको मिंट के प्लांट से मिलती रही। तो ही हाइपोथेसाइज दैट प्लांट रीस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। तो यहाँ से पता चला कि प्लांट उस सारी हवा को रीस्टोर करता है जो हवा ब्रीदिंग एनिमल्स छोड़ कंज्यूम करते हैं, तभी तो हम बच गए। अगला एक्सपेरिमेंट वॉज एक्सपेरिमेंट बाई जैन इंजन हॉज। वॉट जैन इंजन हॉज डन, तो जैन इंजन हॉज जो थे, ही कंडक्टेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाई प्लेसिंग इन डार्कनेस एंड सनलाइट। इन्होंने सेम काम करा, उसने तो हवा के बारे में बताया, तो जैन इंजन हॉज ने ये क्या करा, इन्होंने ये बताया कि सनलाइट कैसे एसेंशियल है। ही शोज दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल। तो इन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये काम हो जाएगा, ये काम सिर्फ वहीं हो पाएगा जहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस होगी। प्लांट को एयर प्योरीफाई करने के लिए और किसी की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट क्लैडोफोरा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि इट शोज दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन प्लांट वाइल इन डार्क दे नॉट। तो वो वाइट बबल्स क्या थे, ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे। तो उन्होंने देखा कि ब्राइट लाइट में, ठीक है, ब्राइट सनलाइट में बबल्स बने, लेकिन जैसे वो डार्कर गए मतलब अंदर की तरफ गए तो लाइट ख़त्म हो गई, अंधेरा, तो लाइट नहीं गई तो वहाँ पे बबल्स नहीं दिखे, तो मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बना। तो लाइट भी ज़रूरी है और CO2 भी ज़रूरी है, तब प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लेटर ही आइडेंटिफाई दिस बबल्स टू बी ऑक्सीजन, thus he showed that only green part of the plant can release oxygen। अगला एक्सपेरिमेंट यहाँ तक क्या हम देख लिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किया जूलियस वॉन सैच ने। तो हमने जोसेफ प्रिस्टले देख लिया, ठीक है, जैन इंजन हॉर्स देख लिया, अब हम देखेंगे जूलियस वॉन सैच। इन्होंने क्या किया, ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट व्हेन प्लांट ग्रो एंड इट इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ये प्रोडक्ट कौन सा था जो प्लांट बनाता था, उस प्रोडक्ट का नाम था ग्लूकोज। ये किसने बताई, डैट द प्रोडक्ट इज ग्लूकोज, जूलियन वॉन सैच ने बताया कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। सेल है ना, ग्रीन पार्ट जो है प्लांट का, उसमें एक चीज़ है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर एक केमिकल है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल की खोज किसने करी, जूलियस वॉन सैच ने करी। क्लोरोफिल की किसने करी, जूलियस वॉन सैच ने। और ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, और इन्होंने ये भी बताया कि ग्लूकोज कहाँ बनता है, ग्रीन पार्ट में। ये किसने बताया ग्लूकोज बनता है, इन्हीं ने। फिर उन्होंने यही बताया कि वो कहाँ बनता है, तो ये ग्रीन पार्ट में बनता है। फिर एक वो साइंटिस्ट है जिनका नाम था TW एंगलमैन। तो TW एंगलमैन कहता है कि ही स्प्लिट द लाइट यूजिंग अ प्रिज्म। इसने क्या करा, प्रिज्म को लगाया। अब पता है प्रिज्म जो है वाइट लाइट को 7 रेज में और 7 को वाइट में कन्वर्ट करता है, तो इसने स्प्लिट कर दिया लाइट को इनटू स्पेक्ट्रम, 7 अलग अलग लाइट वेव ग्योर, एंड इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गी जिसका नाम क्या था, क्लैडोफोरा, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। और एक एल्गी थी, ग्रीन एल्गी, जिसका नाम था क्लैडोफोरा, उसको एक ऐसे सस्पेंशन में डाला जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे। एरोबिक मतलब जो एयर की प्रेजेंस में काम करेंगे, मतलब एयर कंज्यूम करेंगे, और अगर एयर कंज्यूम करेंगे तो एयर क्या होगी, एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए एल्गी रखी गई। एल्गी क्या है, प्लांट है, और वो क्या करेगी, फिर एयर ऑक्सीजन रिलीज करेगी। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवॉल्व। और बैक्टीरिया कहाँ ग्रो होंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, है ना। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया accumulate mainly in the region of blue and red light of the prism। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि बैक्टीरिया वहीं पे हुए जहाँ पे ब्लू लाइट पड़ रही थी और रेड लाइट पड़ रही थी। तो इट वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया, एंगलमैन ने, TW एंगलमैन। किसने दिया, TW एंगलमैन, TW एंगलमैन,
TW एंगलमैन। ठीक है। इट रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ए और बी का है। बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मिड आते आते हमें चल गया पता दैट प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में CH2O प्लस O2 बनाएंगे और ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो जो CH2 और O है ये कार्बोहाइड्रेट है सबसे छोटा, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। फिर एक साइंटिस्ट आया, इसका नाम था कॉर्नेलियस वॉन नील। ये कहता है, वॉन नील तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करता था। ये कहता है, इसने एक स्टडी करी पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया की। He demonstrated that photosynthesis is a light dependent reaction। इसने बोला कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ये वहीं होगी जहाँ पे लाइट होगी, ठीक है। इन विच हाइड्रोजन फॉर्म एन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। इसने बोला कि हाइड्रोजन एक कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजेबल है, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल सकती है, ठीक है। उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल रहा है और वो CO2 को रिड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट में। वो कंपाउंड क्या था, है ना। तो इसने क्या बोला कि एक कंपाउंड है जिसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो लेट द कंपाउंड इज A, और वो CO2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, CH ग्लूकोज बना रहा है, और वो कंपाउंड जो है खुद रिड्यूस हो जा रहा है। तो द इन प्लांट H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज H2S एज H डोनर। और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, ये सल्फर का यूज़ करते हैं। सो द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट, नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुई। तो इसने ये बोला कि he inferred that the O2 evolved by the green plant comes from H2O not from CO2। इसने ये बताया कि ऑक्सीजन आ तो रहा है, तुमने ये तो पता कर लिया कि CO2 जो है उसे प्लांट ले रहा है, लाइट ले रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है, पर वो जो ऑक्सीजन आ रहा है वो CO2 से आ रहा है कि लाइट से आ रहा है कि पानी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो इसने बताया कि जो CO2 जो ऑक्सीजन आ रहा है वो एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है। This later proved using radioisotope technique, therefore the overall correct reaction is 6CO2 plus 12H2O goes to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. SO2. 6O2 is SO2. तो हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे, हमें चल तो गया ही पता कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब हम देखेंगे कहाँ हो रहा है ये सब कुछ, साइट हो कहाँ रहा है, पिगमेंट्स किन किन चीज़ों की हेल्प से हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीव्स, अभी हम यही देख रहे हैं इतनी देर से। अदर ग्रीन पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ये है लीफ, अगर आपने एनाटॉमी ऑफ लीफ देखी हो तो मेसोफिल सेल्स होती है यहाँ पे लीफ पे, ठीक है, एडेक्सियल पार्ट पे भी एंड अबएक्सियल पार्ट पे भी, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट पे भी, नीचे वाले पार्ट पे। तो जो मेसोफिल सेल है उसकी वॉल में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। इट हेल्प टू गेट नाउ it help to get optimum quantity of light। ये किस काम में हेल्प करती है, ताकि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट मिले, जितनी लाइट की हमें ज़रूरत है उतनी लाइट हमें मिले। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ मेम्ब्रेनियस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेला एंड मैट्रिक्स। ईच ग्रैना is a group of membrane bound sac like structure called thylakoids। ठीक है, तो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये क्लोरोप्लास्ट, ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेला और मैट्रिक्स।
अब ये एक ग्राना किस चीज़ से बना है? ये बना है ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक थैलाकॉइड्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर से क्या कहा जाता है? थैलाकॉइड्स। और इनसे मिलकर क्या बना है? ग्रेना। दे कंटेन लीफ पिगमेंट्स। द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी and synthesis ATP and NADPH and this is called light reaction। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन सिस्टम ने क्या करा? लाइट को खींच लिया और लाइट से क्या बनाई? ATP और NADP बनाई और इसे क्या कहा गया? लाइट रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक मेम्ब्रेन सिस्टम बना जिसमें तीन चीज़ें, ग्रेना, स्ट्रोमा, मैट्रिक्स। ग्रेना किससे बना? मैनी मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड से बना। अब इस मेम्ब्रेन सिस्टम ने क्या करा? लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, खींचा और क्या बनाई? ATP और NADPH। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? लाइट रिएक्शन। अब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है? एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन से क्या बनी? ग्लूकोज बनी। इट इज कॉल्ड टार्क रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इट डज नॉट मीन दैट they occur in darkness, that they are not light dependent। डार्क रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि वो डार्क में होता है। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करता है, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। इसलिए नहीं बोला जाता है कि वो डार्कनेस में होता है या फिर वो लाइट इंडिपेंडेंट है। लाइट इंडिपेंडेंट नहीं है वो। नेक्स्ट पार्ट, स्ट्रक्चर देखो उसको। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसका? है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, ग्रेना दिख रहा है? दिस कंप्लीट इज कॉल्ड ग्राना। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, ये भी क्या है? ग्रेना। ये सब क्या है? स्ट्रोमा लैमेला। और ये क्या है? ये है स्ट्रोमा। ये स्ट्रक्चर इसका है? क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो स्ट्रोमा लैमेला मिल गया हमें, ग्राना मिल गया हमें, और क्या था? मैट्रिक्स था, स्ट्रोमा मैट्रिक्स। तो ये रहा मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब कौन कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व है? हमने क्या कहा? साइट हमने देख ली, क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। सो पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट्स होते क्या है? पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट वो सब्सटेंस है जिन्हें लाइट एब्जॉर्ब करना आता है, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। भाई हमें कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। हमें तो चल गया कि लाइट से बनता है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? तो पिगमेंट्स करते हैं। अलग अलग पिगमेंट जो होते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्रोमेटोग्राफी शो द फॉलोइंग लीफ पिगमेंट। तो कौन कौन से पिगमेंट बताए गए? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। बी जो है येलो कलर का होता है, येलो से ग्रीन होता है। जैसे हम यहाँ की तरफ बढ़ेंगे तो हम ग्रीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जेंथोफिल बिल्कुल येलो और ये ऑरेंज। सबसे पहले ऑरेंज, फिर थोड़ा येलो हुआ, फिर थोड़ा येलो ग्रीन हुआ, फिर बिल्कुल ब्लू ग्रीन हो गया। आया समझ में? ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ग्रीनिश की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑरेंजिश से ग्रीनिश की तरफ। बीच में क्या पड़ रहा है? येलो पड़ रहा है। दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। फंक्शंस क्या है इन पिगमेंट्स का? दे एब्जॉर्व लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ। अभी कहा था ना पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। और सब किसको देते हैं एब्जॉर्ब करके? क्लोरोफिल ए को देते हैं। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। दूसरा काम, ये तीनों के तीनों क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है, इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाता है? एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो अगर क्वेश्चन आया कि एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। काम क्या है? दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ और प्रोवाइड टू क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। जब क्लोरोफिल ए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम करेगा तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, उससे। उसके बाद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? एंगलमैन ने दिया था।
coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at the blue and red region of the spectrum. यही तो बताया था एंगलमैन ने. देखो ग्राफ, देखो ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड. तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ग्रीन पे. उससे ज़्यादा कहाँ पे है? ब्लू पे. उसके बाद किस पे है? कैरोटीनॉइड्स पे. नेक्स्ट ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम. एक्शन स्पेक्ट्रम देखो, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट. जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो, और ब्लू वाला एब्जॉर्प्शन है और फोटोसिंथेसिस है. तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 400 पे. और कहाँ पे है? 700 पे. क्लोरोफिल ए के लिए है ये भी कहाँ था सबसे ज़्यादा? 400 पे. फिर कहाँ था? तो ब्लू और रेड. अब देखो, पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 फोटो सिस्टम्स. तो पिगमेंट जो है 2 फोटो सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज्ड है. पहले को कहा जाता है PS1 फोटो सिस्टम 1, दूसरे को कहा जाता है PS2 फोटो सिस्टम 2. देयर आर नेम्ड इन सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी. दे आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी. अपनी डिस्कवरी के हिसाब से ये. So each photosystem has chlorophyll and accessory pigments bound to the protein. All the pigments except one molecule of chlorophyll A forms LHC. What is LHC? Light harvesting complex. जो सिंगल क्लोरोफिल ए है इसी क्या कहलाता है? रिएक्शन सेंटर. तो दिस इज LHC. और इसमें जो एक है ये है तुम्हारा रिएक्शन सेंटर. PS1 में जो है, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट, सो कॉल्ड P700. अगेन जो PS2 है वो 680 लेता है, तो क्या कहलाता है? P680. अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन क्या है? तो लाइट रिएक्शन इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर की स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन का रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADH. ये तो हमने सुबह पढ़ा था थोड़ी देर पहले लाइट रिएक्शन के बारे में. कहाँ पढ़ा था हमने? ये रहा लाइट रिएक्शन. द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट, सिंथेसाइज ATP और NADH, कॉल्स लाइट रिएक्शन. ठीक है, स्टार्ट. तो लाइट रिएक्शन में कुछ नहीं है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी थी रेस्पिरेशन में. 2 फोटो सिस्टम है, PS2 और PS1. ये है लाइट पड़ी PS2 पे, LHC पर. लाइट पड़ी PS1 पे. PS2 पे LHC पड़ी तो कितने नैनोमीटर? 680 नैनोमीटर. PS1 में पड़ी तो 700 नैनोमीटर. जैसी लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन छूटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा इसने, प्राइमरी एक्सेप्टर ने. इसने थ्रू सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस थ्रू मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस इसे कहाँ तक पहुँचा दिया? LHC ऑफ फोटो सिस्टम 1. अब यहाँ पे 2 जगह से आ रहा है. एक तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँचा. सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचे. पानी के टूटने से हमें क्या मिला? 2 इलेक्ट्रॉन मिला, 2 H+ मिला और O2 मिला. NAD+ पहले से घूम रहा मार्केट में. इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिला, 1 H+ मिला और इसने जाके इसके साथ जुड़ के क्या बना लिया? NADP. NADPH. आ गया पूरा समझ में? अब जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ये कैसे हुई? जिग जैग जिग 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 जिग जैग जिग. सो दिस इज कॉल्ड Z स्कीम. आ गया समझ में? अब मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि कचड़ों कुचड़ो ना हो जाए. मेन बातें लिख देता हूँ. 680, 700, H+ यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है, यहीं घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँच रहा है, यहाँ से पहुँच रहा है. ये वाला यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँच गया. और जो यहाँ से आया वो तो यहीं है, जो यहाँ से आया वो यहाँ पहुँचा, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर सारे यहाँ गए. H+ यहाँ से पहुँचा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचा,
इससे क्या बन गया, ये बन गया NADPH। When PS2 absorbed red light 680 nanometer wavelength, electron are excited and transferred to the electron acceptor. पहुंच गया। The electron acceptor pass them to a chain of electron transport system consisting of cytochrome, याद है 5 complexes, cytochrome C, C3A, A3। This movement of electron is downhill। movement कैसा है, downhill है in terms of redox potential, मतलब high redox से low redox। The electron are transferred to the pigment of PS1। PS1 के pigment के पास पहुंचा दिया गया। साइमल्टेनियसली द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS, उसी समय पे जो इलेक्ट्रॉन जो था PS1, क्योंकि लाइट तो PS1 पर भी पड़ रही थी, एक्साइट हुआ एंड द रिसीव वेवलेंथ ऑफ 700 एंड ट्रांसफर द अनदर एक्सेप्ट ट्रांसफर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। दिस इलेक्ट्रॉन आर मूव डाउन हिल to a molecule of NAD+. As a result, NAD+ is reduced to NADPH2. The transfer of electron from PS2 to PS1 and finally downhole to NAD+ is Z scheme due to zigzag shape. The shape is formed when all other carriers are placed in the sequence of exact redox potential. ठीक है, तो शेप कैसी बनी, zigzag, इसलिए क्या कहा गया, Z स्कीम कहा गया। आया समझ में। और जिगजैग कब बनेगा, जब सारे के सारे साइटोक्रोम्स को किस, और ये जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स है इसको इसके पर्टिकुलर रिडॉक्स पोटेंशियल के सीक्वेंस में रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी भी जो टूटा था यहाँ पे, जिससे क्या आया था, हाइड्रोजन आया था। अब तुम देखा इलेक्ट्रॉन कैसे आया, अब हमको देखना हाइड्रोजन कैसे आया। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन PS2 कहाँ पे लोकेटेड है, थैलोकॉइडल मेम्ब्रेन में, इनर साइड ऑफ थैलोकॉइडल मेम्ब्रेन। वाटर स्प्लिट होगा किसमें, 2H2 होगा, किसमें गया 4H प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। PS2 ने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई तो कर ही दी थी, H अपने आप पहुंच गया क्योंकि स्ट्रोमा में प्रेजेंट था। द PS2 प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिमूव्ड फ्रॉम PS1। द प्रोटोन H+ आर यूज्ड टू रिड्यूस NADP टू NADPH एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन जो है फ्री फंड का प्रोडक्ट है, एवं ही बन रहा है, जिससे पूरी लाइफ चल रही है। कैसे बन रहा है, एवं ही बन रहा है। अब देखते हैं फोटो फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का बनना, ठीक है। फोटो का मतलब लाइट की प्रेजेंस में, तो लाइट का प्रेजेंस में ATP का बनना है फोस्फोराइलेशन। सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या कहा था मैंने, फोटोफोस्फोराइलेशन का, सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दो तरीके से होता है, नॉन साइक्लिक पाथवे और साइक्लिक पाथवे। पहले नॉन साइक्लिक देख लेते हैं, फिर साइक्लिक देख लेंगे। तो आओ नॉन साइक्लिक देखते हैं पहले। इट अकर्स व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क इन सीरीज, फर्स्ट PS2 एंड PS1। तो ऊपर जो हमने देखा वो क्या था, नॉन साइक्लिक पाथवे था। दो एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन seen in the Z scheme. Here ATP और NADPH are synthesized. ATP कहाँ बनी, तुम बोलोगे ATP कहाँ बनी, ध्यान करो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो 5वां कॉम्प्लेक्स होता है वो ATPase होता है। वो ADP से क्या बनाता है, ATP बनाता है। जब हाइड्रोजन की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही होती है, जिसे क्या कहते हैं, याद आया, F0 और F1 पार्ट, हाँ वही सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे रेस्पिरेशन में। तो मिल गई ATP और NADH। इट इज़ नॉन साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय PS2 डू नॉट कम बैक टू इट बट पास टू NADPH। PS2 ने जो इलेक्ट्रॉन भेजा वो कभी उसके पास वापस नहीं आता। अब साइक्लिक प्रोसेस देखो कि इसमें क्या होता है। इट अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेला, सबसे पहली बात ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा लैमेला में हो रहा है, ठीक है। व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, यहाँ पे PS2 है ही नहीं। द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द ATP सिंथेसाइज अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम वही, सूरज की गर्मी पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इसने लिया, फिर यहाँ से कॉम्प्लेक्स ऑफ 5 रिएक्शंस हुई, 5वें ने फिर क्या बना दी, ATP। कहाँ पे हुआ, स्ट्रोमा लैमेला में, SL में। द लैमेला ऑफ ग्राना हैव PS1 एंड PS2। द स्ट्रोमा लैमेला जो है हैज़ ओनली PS1, लैक्स PS2
और क्या क्या नहीं बना, यहाँ पे तो सिर्फ एटीपी बनी ना। NADPH भी तो नहीं बना, क्योंकि NADPH बनाने के लिए जो रिडक्टेज एंजाइम चाहिए वो भी इसके पास नहीं है। तो साइक्लिक प्रोसेस कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा लैमेला में। क्या बनता है? ओनली एटीपी बनता है। क्या नहीं बनता है? NADH नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? NADH रिडक्टेज नहीं है। और प्रोसेस नॉन साइक्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि pH2 नहीं है। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास NAD plus but is cycled back to PS1 complex through electron transport system. Here only ATP is synthesized, no NADPH. Cyclic photophosphorylation also occur when only light wavelength of 680 are available. आया समझ में? साइक्लिक कहाँ पे हुआ? नॉन साइक्लिक ग्राना में, साइक्लिक स्ट्रोमा लैमेला में। आ गया समझ में यहाँ तक सारा? इसके आगे बढ़ते हैं। कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस क्या कहती है? कीमोसिंथेसिस हाइपोथेसिस ये कहती है, इट एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। It explains the mechanism of ATP synthesis in chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस कैसी हुई? ATP की। कीमोऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कीमोऑस्मोसिस। इट अकर इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्या देखना है हमें कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस में? ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस। ATP की सिंथेसिस कैसे हुई क्लोरोप्लास्ट में, हमें ये बताएगा। बेसिकली हमने क्या क्या बनाया? लिंक रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है इसमें हमको दो प्रोडक्ट मिले, एक ATP और एक NADH भी। इन दोनों का यूज़ करके फिर हम क्या करेंगे? डार्क रिएक्शन में एंटर करेंगे। तो NADH कैसे बनेगा? Z स्कीम से ये हमने देख लिया। अब ATP कैसे बनेगी, इसके लिए कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि ATP का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कीमोऑस्मोसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आयंस का मूवमेंट जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं? कीमोऑस्मोसिस कहा जाता है। कीमोऑस्मोसिस नीड अ मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है, अ प्रोटोन पंप, अ प्रोटोन ग्रेडियंट, तभी तो ग्रेडियंट बनेगा, तभी तो मूवमेंट हो पाएगी आयंस की, और एक एंजाइम ATP सिंथेसिस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स इन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटो, ये हमने ऊपर ही देखा था। सो द प्रोटोन एक्यूमुलेट इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड। डायग्राम पे चलते हैं, ये है डायग्राम। ठीक है, ये है मेम्ब्रेन, वाटर का ऑक्सीडेशन ये रहा, ये है ल्यूमन। तो ल्यूमन में क्या बन गया? H+ की कंसंट्रेशन हाई हो गई, लाइट आई, pH2 में वाटर से स्प्लिटिंग हुई, या वाटर किस में स्प्लिट हुआ? हाफ O2 प्लस H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। जब H+ की कंसंट्रेशन ल्यूमन में बढ़ेगी तो ल्यूमन कैसा हो जाएगा? ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा, और बाहर जो स्ट्रोमा है यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसा रहेगा? लो रहेगा, और ल्यूमन में कैसा रहेगा? हाई रहेगा। और ये कौन सी है? मेम्ब्रेन। और वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है? मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। तो ये हम इनर साइड के अंदर क्या है? ल्यूमन है। ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। बाहर की तरफ क्या है? स्ट्रोमा है, और हाइड्रोजन कैसा है? कम है। वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पे हो ही रही है। उसके बाद ने एज इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इट इज़ ड्यू टू द रिमूवल of proton from stroma of the following regions, for the following reasons। कौन कौन से रीजन है? फर्स्ट रीजन इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इट इंटरफेयर्स, इट ट्रांसफर्स इस इलेक्ट्रॉन टू एन
hydrogen carrier. So this molecule remove a proton from stroma while transporting an electron. When this molecule pass on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, proton is released into the lumen of the membrane. तो प्रोटॉन कहाँ से आ गया? स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ गया, इसलिए ल्यूमन में प्रोटॉन का साइज क्या है? ज़्यादा है. और क्यों ज़्यादा है? द NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. Along with electron coming from PS1, proton are necessarily to reduce NAD+. These protons are also removed from the stroma. Hence, proton in stroma are decreased, but in lumen protons are accumulated. It creates a proton gradient. एक जगह कनेक्टर जाए तो gradient बन गया across the thylakoid membrane and decreases the pH in the lumen. अब pH क्या होगा? डिक्रीज होगा अगर एक्सप्रेस कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो. अगला, breakdown of the proton gradient lead to the synthesis of ATP by ATP synthase enzyme. तो यही प्रोटोन ग्रेडियंट में जो मूवमेंट की वजह से, जो प्रोटोन ग्रेडियंट का जो मूवमेंट हो रहा है, इसी की वजह से क्या होगा? ग्रेडियंट में ब्रेकडाउन होगा और इससे क्या बन जाएगी? ATP बन जाएगी. ये वही है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन. द ATP सिंथेसिस ऑफ टू पार्ट, F0 और F1. याद है? F0 जो होता है मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है and forms a membrane channel. It carries out facilitation of diffusion of proton across the membrane in the stroma. जो प्रोटॉन्स का डिफ्यूजन करवाता है कहाँ से? ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ. It results in the breakdown of the proton gradient. जो F1 पार्ट होता है, it is a ATPase enzyme. It produces on the outer surface of the thylakoidal membrane. It protrudes. The energy due to the breakdown of the gradient cause a conformational change in the CF1 particle. It makes the enzyme to synthesize ATP molecule. Energy is used to pump proton across the membrane to create a gradient on a high concentration of proton within the thylakoidal membrane. ATP synthase has a channel for the diffusion of proton back across the membrane. This releases energy to activating ATP synthase that catalyzes the formation of ATP. सब तक हमने लाइट रिएक्शन देख ली, हमने NADP बना ली, हमने ATP बना ली, है ना. अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन. सबसे पहली बात, डार्क रिएक्शन को इसलिए डार्क नहीं कहते क्योंकि वो अंधेरे में होता है. दिस इज़ नॉट द रीज़न. इसको डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूज़ करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को अपने प्रोसेस के लिए. प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन आर ATP, NADH2 और O2 which was the बाई मॉलिक्यूल. याद है? बाई प्रोडक्ट of water splitting. Direct reaction is the use of ATP and NADPH to derive the processes of the synthesis of food. अब हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, खाना बनाएंगे. फोटोसिंथेसिस में क्या था? हम खाना बना रहे थे, पानी बना रहे थे, ऑक्सीजन बना रहे थे. हमने पानी बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया, एनर्जी बना ली. अब उस एनर्जी को लगा के हम क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे. तो ठीक है. This phase does not directly depend on light reaction but depend on the product of the light reaction. ये लाइन जो है कई बार आती है. which of the following line, choose the correct line, choose the wrong line में से. हाँ ठीक है. So it can be verified as follows. Immediately after the light become unavailable, मतलब रात में, the biosynthesis process continues for some time and then stop. If light is available, the synthesis start again. इसमें होता क्या है? CO2 जो कि प्लांट ले रहा है, combines with water to form a compound CH2ON. ठीक है. CO2 assimilate during photosynthesis in two phase. अब CO2 का assimilation जो होता है, मतलब उसका जो absorption हो रहा है बॉडी में, कैसे यूज़ हो रहा है, वो दो फेजेस में होता है. एक का नाम है C3 पाथवे, दूसरे का नाम है C4 पाथवे. तो देखते हैं C3 पाथवे में क्या होता है. इन दिस first stable product of CO2 fixation is a C3 acid which is 3-phosphoglyceric acid. मतलब 3-phosphoglyceric acid, 3-PGA. Melvin Kelvin discovered this using carbon-14 in algal photosynthesis. तो मेल्विन केल्विन ने इसका डिस्कवरी करी. अब C4 पाथवे पे आइए. जो C4 पाथवे है, इन दिस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो ये कैसा है? 4 कार्बन का है. तो अगर साइकिल हो C3 तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन का क्या?
3 PGA, और अगर C4 साइकिल हो तो 4 कार्बन का, विच इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, हम C3 साइकिल देखेंगे। पहले देखते हैं C3 साइकिल कैसी है। तो जो C3 साइकिल है, इट अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, सारे प्लांट्स में होती है ये। ठीक है, सारे में होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स। इट हैज़ 3 स्टेजेस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। यही आता है, ये डायग्राम एनसीईआरटी बहुत आता है नीट में। यहाँ पे रब कर देंगे, पूछेंगे बताओ क्या। तो सबसे पहला इज कार्बोक्सिलेशन, देन इज रिडक्शन, देन इज रीजनरेशन। देखते हैं कि करके। एटमॉस्फेयर से CO2 आया, पानी के साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या बनाया, 3 PGA बनाया, यह भी हमने पढ़ा था। अब इस प्रोसेस में एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है RUBP। व्हाट इज RUBP? RUBP इज रूब्यूलोज बेस 5 1-फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। आ जाओ, RUBP रूब्यूलोज बिसफॉस्फाइट 1,5 कार्बन कीटो शुगर। ठीक है, उसको कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज भी कहा जाता था पहले, पर अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है एनसीईआरटी में। नाउ दिस इज रूब्यूलोज बिसफॉस्फेट 1,5 कार्बन कीटो शुगर। इट इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसने CO2 एक्सेप्ट करा। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज, हाँ ये रहा एंजाइम, रूब्यूलोज बिसफॉस्फाइट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों नाम क्यों हैं? क्योंकि दोनों चीज़ें करता है, कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, बट डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। ऑक्सीजनेशन जो है कम करता है एज कम्पेयर टू रूबिस्को। इज द मोस्ट एबुडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट एबुडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये मोस्ट एबुडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। खाना बना रहा है भाई तो इंपॉर्टेंट तो भाई। अब रिडक्शन देखिए, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू द ग्लूकोज फॉर्मेशन। हेयर 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ 2 NADH इज रिड्यूस्ड पर CO2 मॉलिक्यूल आर यूज्ड। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी ATP? 2 ATP, और फॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ, और 2 NADH भी लग रहे हैं, तो स्टार्च। तो ये 2 हो गया, तो क्या बन रहा है इससे? ट्रायोस फॉस्फेट। ATP प्रोडक्ट थी लाइट रिएक्शन की, जिसको हमने यूज़ करा किसमें? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन की कौन सी साइकिल में? C3 साइकिल में। C3 साइकिल हर प्लांट में होती है। कब करा? जब 3 PGA का रिडक्शन हुआ किसमें? शुगर में। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 टर्न ऑफ साइकिल आर नीडेड टू रिमूव 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालने के लिए कितने CO2 फिक्स करने पड़ते हैं? 6 CO2। और ये जो हमने ऊपर बात बताई कि 2 ATP किसको फिक्स करने में लगती है? 1 CO2 को। तो 6 CO2 को कितनी लगेगी? 12। कितनी लगेगी? 12। नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन। बड़ा क्रूशियल स्टेप है साइकिल के लिए, क्योंकि इट रिक्वायर्स 1 ATP। अब यहाँ पे 1 ATP लग रही है, तो 2 ATP ऊपर लगी जब रिडक्शन हुआ शुगर में, और 1 ATP कब लगी? जब दोबारा क्या हुआ? रीजनरेशन हुआ शुगर का, किसमें? RUBP में। आया समझ में? ठीक है, ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ RUBP, हेंस फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल 3 ATP मॉलिक्यूल एंड 2 NADP रिक्वायर्ड। और हमें कितने कार्बन का होता है ग्लूकोज? 6 कार्बन का। तो कितने CO2 निकालने पड़ेंगे? 6 CO2 निकालने पड़ेंगे। तो कितने ATP निकालने पड़ेंगे? 18 ATP लगेंगे। और कितने वो लगेंगे? 12 NADH लगेंगे। आया समझ में? 18 ATP लगेंगे, 12 NADH लगेंगे। So it is probably to meet this difference in the ATP and NADP used in the dark reaction that the cycle phosphorylation takes place। तो मतलब जब 6 लाइट रिएक्शन की साइकिल्स होंगी तब जाके एक डार्क रिएक्शन की साइकिल होगी। 18 जब लाइट रिएक्शन की साइकिल होंगी तब जाके एक डार्क रिएक्शन की साइकिल होगी। टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 टर्न ऑफ साइकिल्स आर नीडेड। अभी हमने देखा, तो 6 CO2 देंगे, एक ग्लूकोज निकलेगा, 18 ATP देंगे तो 18 ADP निकलेगा, और 12 NADH देंगे तो ये 12 NADP निकलेगा। फिर यही दोबारा लाइट रिएक्शन में जाएंगे, फिर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NADH बन जाएंगे, और यही ADP में फिर जब वो ग्रेडियंट बनेगा तो ATP बन जाएगा। तो साइकिल चलती रहती है। दूसरी तरह की साइकिल थी C4 पाथवे। इसका दूसरा नाम है हैच एंड स्लैक साइकिल।
इट प्रेजेंट इन द प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल प्लांट्स में होती है, सिर्फ ये हर प्लांट में नहीं होती, ये सिर्फ ट्रॉपिकल प्लांट्स में होती है। दे ऑल्सो यूज C3 पाथवे एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। ये भी जो है C3 पाथवे को ही मेन बायोसिंथेटिक पाथवे की तरह यूज़ करते हैं। तो फिर हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है C4? जब ये C3 को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सुनो, द लार्ज सेल अराउंड द वस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। कौन सी सेल्स? बंडल शीथ सेल्स। द लार्ज सेल्स अराउंड द वस्कुलर बंडल्स C4 प्लांट में क्या कहा जाता है? बंडल शीथ सेल्स। सच एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रैंज एनाटॉमी। क्वेश्चन ये है कि क्रैंज एनाटॉमी किसमें है? तो C4 में है। तो क्या फ़ायदा है क्रैंज एनाटॉमी का? जो बंडल शीट सेल्स है may form several layers around the vascular bundles. They have large number of chloroplast, thick wall, impervious to gas exchange, मतलब गैस एक्सचेंज करना मुश्किल है क्योंकि वॉल कैसी है? थिक है। एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, और बंडल शीट सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है, अब देखो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP। यहाँ पर भी वही था, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीट सेल्स, ठीक है। दोनों किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़े हुए हैं। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP, एटमॉस्फेरिक CO2 आया HCO3 की फॉर्म में। HCO3 फॉर्म में क्यों आया? क्योंकि CO2 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा? HCO3 माइनस NH प्लस। तो HCO3 घुसा बॉडी के अंदर, इसके साथ कौन एक्ट हुआ? प्राइमरी एक्सेप्टर फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। फिक्सेशन हुआ, एक C4 एसिड बना जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब उस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया गया मीजोफिल सेल से कहाँ पे? बंडल शीट सेल में, ठीक है। जब ये बंडल शीट सेल में गया, ट्रांसपोर्ट हुआ C4 एसिड, तो उसमें से क्या हुई? डीकार्बोक्सिलेशन हुई, मतलब CO2 रिलीज हुई, CO2 रिलीज हुई और एक C3 एसिड बना। फिर इस C3 एसिड को ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ पे? मीजोफिल सेल में। यहाँ पे क्या हुआ? रीजनरेशन हुआ इसका, और दोबारा क्या बन गया? फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप्स। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर समझ में आ गया, फोस्फोइनोल पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल सील इन मीजोफिल सेल। कहाँ मिलता है ये? मीजोफिल सेल में। और जो एंजाइम इस काम को करवाता है फिक्सेशन, उसे कहा जाता है PEP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज। कौन सा एंजाइम? पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज। दिस मीजोफिल सेल लैक रोबिस्को। अब क्योंकि मीजोफिल सेल के अंदर क्या नहीं है? रोबिस्को नहीं है, तो जो C4 एसिड बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इज फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। क्योंकि अगर रोबिस्को होता तब तो C3 वाली बात हो जाती। इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन एसिड लाइक मैलेइक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो कौन सा 4 कार्बन का एसिड बनाया इसने? मैलेइक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीट सेल। तो फिर क्या बना? एस्पार्टिक एसिड बना और मैलिक एसिड बना, और इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया? बंडल शीट सेल्स में। यहाँ पे किसको किया गया? मैलिक एसिड को, एस्पार्टिक एसिड को। C4 कंपाउंड है ना, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। इन द बंडल शीट सेल C4 एसिड आर ब्रोकन डाउन एंड रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। टोटल कार्बन थे 4, 3 कार्बन का एक एसिड मिला हमको, तो 1 कार्बन कहाँ गया? 1 कार्बन CO2 के साथ निकल गया। द C3 मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मीजोफिल। C3 मॉलिक्यूल को दोबारा कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया? बैक टू द मीजोफिल, है ना। इस कन्वर्टेड टू पेप अगेन, और दोबारा किस में कन्वर्ट हो गया? ये रीजनरेट होके
इसमें प्रोडक्ट कहाँ मिला हमें? द रिलीज ऑफ O2 एंटर्स द C3 पाथवे। अब यहाँ से जो O2 रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा? C3 पाथवे में। और याद है ना, C3 पाथवे में ये O2 जाके क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा, स्टार्च। ये रहा वो O2। बंडल शीट सेल्स आर रिच इन रूबिस्को बट लैक पेप्केज। द C3 पाथवे इज कॉमन इन बोथ। आया समझ में? अब जो बंडल शीट सेल्स है इसमें क्या नहीं है? इसमें रूबिस्को नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस इसमें नहीं हो सकती। आया समझ में? वहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर कौन था? RUBP था। यहाँ पे एक्सेप्टर कौन है? फोस्फोइनोल पायरुवेट। बट फोस्फोइनोल पायरुवेट से तो स्टार्च बन नहीं सकता, तो पहले हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में। फिर किस में कन्वर्ट किया? मैलिक एसिड में। फिर डी कार्बोक्सिलेशन किया तो एक C3 कार्बन का एसिड बना। इस डी कार्बोक्सिलेशन के टाइम पर क्या बना? एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये C3 में गया, और जब ये C3 में गया फिर ये RUBP के साथ मिला, और RUBP के साथ मिलकर इसने क्या बनाया? स्टार्च। अब ये जो C3 था हमने इसको दोबारा भेजा और रीजनरेट करके इसने क्या बना लिया? फोस्फोइनोल। फिर फोस्फोइनोल को CO2 मिला SO3 की फॉर्म में, फिर सेम हुआ। ऐसे करते करते CO2 निकलता गया और स्टार्च बनता गया और फोस्फोइनोल दोबारा रीजनरेट होता गया। तो C4 प्लांट्स आर स्पेशल। क्यों? दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटमी, क्रेंच एनाटमी होती है इनके अंदर। हाई टेम्परेचर को ये वो करते हैं, इसलिए कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? डिजर्ट्स में। दे शो अ रिस्पॉन्सिव हाईलाइट टू इंटेंसिटीज़, लैक फोटो रेस्पायरेशन। इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। दे आर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। दे हैव द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, ज़्यादा बनाते हैं। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आ गया समझ में? आ गया समझ में? C3 में क्या हुआ, C4 में क्या हुआ? C3 हर जगह हर प्लांट्स में होता है, बट C4 सब में नहीं होता है। तो भी इसको कहाँ होती है? बंडल शीट में होती है, पर मीज़ोफिल सेल्स में नहीं होती है ना। लेकिन याद रखो कि C4 प्लांट में मीज़ोफिल सेल्स के अलावा एक और सेल्स होती है, कौन सी? बंडल शीट सेल होती है ना। तो क्योंकि क्रेंच एनाटॉमी होती है, बहुत डीप होती है, तो मीज़ोफिल सेल्स के थ्रू होकर बंडल शीट तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है मीज़ोफिल से बंडल शीट में तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मीज़ोफिल में रूबिस्को नहीं है, तो प्रोसेस मीज़ोफिल में वैसे ही नहीं हो पाएगी। तो आपको कहाँ ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा? बंडल शीट में। रूबिस्को तो वहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आप इस फॉर्म में करोगे, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बना के, फिर मैलिक और एस्पार्टेट बना के। फिर जब बंडल शीट में जाओगे तो तुम्हें मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है। CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, ये ऑक्सीजन हमें यहाँ पहुँचानी है बस। एनाटॉमी क्रेंच है, मतलब जो बंडल शीट सेल है जहाँ पे प्रोसेस होनी है वो बहुत डीपली है, उसके ऊपर मीज़ोफिल है, तो मीज़ोफिल सेल्स को क्रॉस तो करना पड़ेगा ना, और क्रॉस CO2 कर नहीं सकता, और मीज़ोफिल में प्रोसेस नहीं हो सकती क्योंकि रूबिस्को वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। खाना इसलिए नहीं बना सकता वहाँ पे क्योंकि रूबिस्को नहीं है। क्रॉस वो कर नहीं सकता, तो उसको फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ जोड़ा जाता है, पहुँचाया जाता है, फिर CO2 निकाला जाता है, फिर फोस्फोइनोल पायरुवेट को बोला जाता है चल भाग वापस। मतलब इट एक्ट एज अ कैरियर वेक्टर, आया जुड़ा छोड़ा गया, फिर CO2 एंटर। अब बंडल शीट में जैसे CO2 आता है वहाँ पे उसे क्या मिलता है? रूबिस्को मिलता है, और रूबिस्को मिलते ही वो RUBP के साथ अटैच करता है, उसके बाद PGA बनाता है, PGA से स्टार्च बनाता है, और फिर 3 प्रोसेस होती है अपनी, वही कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो याद है कि एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग को 2 ATP, हमें 3 ATP इन टोटल, 2 रिडक्शन में, 1 रीजनरेशन में, और कितनी NADH देना पड़ता है? 2 NADH देना पड़ता है। तो अगर हमको 6 बनाने हैं तो कितने देने पड़ेंगे? 18 ATP और 2 6 12 NADH, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इतना कुछ करने से सिर्फ एक CO2 फिक्स होता है, इसको इंटू 6 बार जब चलाएंगे तब जाके हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। अब फोटो एस्पायरेशन क्या होता है? इन केल्विन पाथवे, ठीक है, केल्विन साइकिल इज C3 साइकिल, RUBP कंबाइंड विथ CO2, याद है रूबिस्को की प्रेजेंस में, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PAJ बना था। अब एक्टिव साइट जो है ना रूबिस्को की, वो CO2 से ही बाइंड कर सकता है, तभी इसका नाम है रूबिस्को, है ना। कार्बोक्सिनेज एंड ऑक्सीजनेज, C फॉर कार्बोक्सिनेज, O फॉर ऑक्सीजनेज, तो दोनों से जुड़ जाता है। तो रूबिस्को की एफिनिटी ज़्यादा है CO2 के साथ एज कम्पेयर टू O2 के साथ। दिस बाइंडिंग इज कम्पिटिटिव, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 डिटरमाइन विच वन विल बाइंड।
दोनों में लड़ाई होती है। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रिबिस्को, जैसे कुछ O2 रिबिस्को से बाइंड होगा, हैंस द CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, ऑब्वियस सी बात है। हेयर RUBP बाइंड टू O2 एंड फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनाया, क्या बना लिया, फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट। दिस पाथवे इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया ना, हमें ऑक्सीजन जो था जो ऑक्सीजन प्लांट ने बनाया था वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का कंजम्पशन इज रेस्पिरेशन एंड CO2 का रिलीज इज रेस्पिरेशन। तो क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन का कंजम्पशन हुआ, तो क्या कहलाएगा ये, रेस्पिरेशन। इन दिस देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे शुगर का सिंथेसिस नहीं हुआ। ATP और NADP, हेंस ना ATP बना ना NADP। तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। रादर इट कॉज द रिलीज ऑफ CO2 यूजिंग ATP खर्च भी हुई, CO2 मिला भी नहीं, तो कैसा है, वेस्टफुल प्रोसेस है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, क्यों, दे can increase CO2 concentration at the enzymatic site. So, this takes place when C4 acid from mesophyll is broken down in bundle sheet cell and release CO2. तो इस वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम साइट है, एंजाइम कौन सी है इसको, इसकी साइट कौन सी है, बंडल शीट, जहाँ पे ये मिलता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए क्या चाहिए, O2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, CO2 की कम होनी चाहिए। बट वहाँ पे तो CO2 कंटिन्यूसली बनता रहता है, CO2 में से ज़्यादा रहता है, इसलिए तो इसको किससे बाइंड करता है, CO2 से, जो नॉर्मली उसको करना चाहिए। ड्यू टू द लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड इज़ बेटर इन C4। तो इसी वजह से जो यील्ड होती है किसमें ज़्यादा होती है, C4 में होती है ना। सो और इनकी टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है। इसलिए कहा गया था कि जो C4 प्लांट्स होते हैं दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, समझे, इसलिए कहा गया था। आ गया समझ में। इसके बाद की बात देखते हैं, अब हमें डिफरेंसेस देखने हैं, ठीक है, बिटवीन C3 एंड C4। सबसे पहला डिफरेंस जो मैं मार्क करूँगा, ये सब क्वेश्चन है। C3 में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, मीजोफिल में, ठीक है। C4 में कहाँ हो रही है, बंडल शीथ में। C3 में ट्रांस एनाटॉमी एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। RUBP है प्राइमरी एक्सेप्टर, PEP है प्राइमरी एक्सेप्टर इन C4। 3PGA बनता है जो कि तीन कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, स्टेबल प्रोडक्ट। क्लोरोप्लास्ट आर ओनली ऑफ वन टाइप, यहाँ पे डाइमॉर्फिक, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट है, एक मीजोजाइमल क्लोरोप्लास्ट है और एक बंडल शीट वाला क्लोरोप्लास्ट है। फोटो रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, C4 में होता ही नहीं है। C3 में हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, यहाँ पे लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है। ऑप्टिमल टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, पर इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो ज़्यादा है ना, हायर टेम्परेचर। C4 ज़्यादा हायर टेम्परेचर में काम करता है, इसलिए कहाँ मिलता है, डेजर्ट्स में मिलता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो, यहाँ पे फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट है और हाई प्रोडक्टिविटी है। अभी हमने ऊपर देखा क्योंकि CO2 की सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहती है। एग्जाम्पल राइस, वीट, बीन, पोटैटो। एग्जाम्पल मेज, शुगर केन, एमरांथस एंड सॉर्गम। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। ओके, लास्ट टॉपिक जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है ना, जल्दी जल्दी करते हैं इस टॉपिक को। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल्स में प्लांट के अंदर वाले, एक्सटर्नल में बाहर वाले। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, सनलाइट कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है कि कम है, और वाटर। चार चीज़ें, हवा, पानी, टेम्परेचर और सनलाइट।
यहाँ पर भाई नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, उस पर अगर ओरिएंटेशन ख़राब होगा लीफ का तो प्रॉपर सनरेज नहीं पहुँचेगी वहाँ तक, है ना। मीजोफिल सेल का नंबर कितना है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, CO2 का कंसनट्रेशन कैसा है बॉडी के अंदर, अगर ज़्यादा होगा, अगर कम होगा कंसनट्रेशन तो फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा, O2 ज़्यादा होगा तो। और क्लोरोफिल, ग्रीन प्लांट्स में ज़्यादा क्लोरोफिल होता है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि पता नहीं फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही होती है प्लांट के, हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स में देखा था। तो प्लांट फैक्टर डिपेंड ऑन जीन्स एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसके बाद एक लॉ आया, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये कहता है कि इफ़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, मान लीजिए कोई एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस को अगर एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उसमें रेट लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा, जो जल्दी ख़त्म हो जाए। अरे मान लो मैं हूँ, मेरे को चलने के लिए पानी भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ कम होगी तो मैं नहीं चल पाऊँगा। तो जो चीज़ जल्दी कम होगी वही तो लिमिटिंग फैक्टर होगी ना, जो जिसकी अवेलेबिलिटी कम है वो ख़त्म भी जल्दी होगी, तो वही तो लिमिट कर देगी प्रोसेस को। और अगर नहीं मिलेगी तो मैं चल नहीं पाऊँगा, तो जिसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो इफ़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। जिस फैक्टर की वैल्यू कम होगी वो हो रेट लिमिटिंग फैक्टर होगा। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस, इट्स क्वांटिटी इज चेंज। एग्जाम्पल अ प्लांट विद ग्रीन लीफ, एक प्लांट है जिसके पत्ते कैसे हरे, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंसनट्रेशन। एक प्लांट है जिसके हरे पत्ते हैं, बढ़िया लाइट है ना, और CO2 कंसनट्रेशन जो है ठीक ठाक है। मे नॉट सिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, इफ ऑप्टिमल टेम्परेचर इज गिवन इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। लाइट भी ठीक है, लीफ भी ग्रीन है, CO2 भी ठीक है, प्लस टेम्परेचर बहुत कम है तो ग्रो नहीं किया, तो इसमें रेट लिमिटिंग कौन सा हो गया, टेम्परेचर हो गया। ऐसी लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और कितनी देर तक लाइट दी गई, ड्यूरेशन, तीनों इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये रहा, जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ी, बट अप टू एक्सटेंट उसके बाद क्या होगी, कॉन्स्टेंट हो गई। तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जैसे हमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई एट हायर लाइट इंटेंसिटीज, द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। अरे हम एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो अगर मैं एक फैक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो दूसरा कम हो जाएगा, इसीलिए एक समय के बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। तो लाइट सैचुरेशन अकर है 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो लाइट का सैचुरेशन कब हो जाता है, सिर्फ 10% ऑफ फुल लाइट में सिर्फ 10% लाइट यूज़ करता है। हैंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेडी और डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट का भी लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं है, बस कहाँ पे होगा, अगर कोई प्लांट किसी डेंस और शेडी एरिया में है कि इसके पास लाइट पहुँच ही नहीं रही है, अदरवाइज तो 10% लाइट इज मोर देन इनफ। सैचुरेशन आ जाता है 10% लाइट पे। हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स डाउन क्लोरोफिल, अगर इंक्रीज किया बहुत ज़्यादा तो क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर देगा एंड फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है। अब लाइट के बाद हम दूसरा फैक्टर देखते हैं, अदर फैक्टर इज CO2। CO2 के बारे में क्या कहना है, CO2 के बारे में ये कहना है कि CO2 इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर, so CO2 is the major limiting factor of the photosynthesis। CO2 is the major factor for photosynthesis, ठीक है। अब CO2 concentration is very low in atmosphere, बहुत ज़्यादा है, increase up to 0.05 cause increase in CO2 fixation rate, beyond this level it can be damaging। at low light, जब लाइट कम है तो C3 and C4 plant do not respond to high CO2, पर जैसी लाइट बढ़ी they show increased rate of photosynthesis। C4 plant show saturation at about 360 microliter। C3 plant respond to increased CO2 concentration and saturation is seen about 450। C3 ज़्यादा देर तक रहता है, thus current availability of CO2 level is limiting for C3 plant, ठीक है। ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसनट्रेशन, हायर CO2 कंसनट्रेशन में ज़्यादा रिस्पॉन्स के कारण
C3 प्लांट शो इंक्रीज फोटोसिंथेसिस एट हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि रिस्पॉन्स ज़्यादा है, CO2 के लिए, तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। दिस फैक्ट इज़ यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में हम क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप ही तो करते हैं और CO2 को ग्रो करते हैं। टोमेटो, बेल जार एंड बेल पेपर, दे आर ग्रोन इन CO2 एनरिच्ड एटमॉस्फेयर। हम देंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस। लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ सनरेज का फर्क पड़ता है। बट डार्क रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, क्यों? द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट है मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। C3 प्लांट जो है उनका टेम्परेचर ऑप्टिमम बहुत कम है, कम टेम्परेचर के बीच काम करते हैं। द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ अ प्लांट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम एंड अडेप्टेड टू टेम्परेचर क्लाइमेट्स, टेम्परेट क्लाइमेट्स, ठीक है। अगला फैक्टर वाटर, पानी। पानी कैसे है? अब जो पानी है, वाटर स्ट्रेस क्लोज द स्टोमेटा हैंस रिड्यूस CO2। अगर वाटर की कमी हुई तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा और CO2 खत्म। वाटर स्ट्रेस ऑल्सो विल्ट्स द लीफ। 10 मतलब मोड़ना है ना, देखे अपने ग्रासेस जो है उनमें कर्लिंग हो जाती है, पत्ते मुड़ जाते हैं। दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। ग्रास का जो पत्ता होता है, ग्रास ऐसी होती है लेकिन वो ऐसे हो जाता है, हाँ ऐसे हो जाता है। क्यों हो रहा है? सरफेस एरिया को कम करने के लिए, क्योंकि वाटर का क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है। रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा लाइट, हमने देखा टेम्परेचर, हमने देखा वाटर और हमने देखा CO2। मेजर फैक्टर कौन है? CO2 है। लाइट का भी लिमिटिंग फैक्टर हो ही नहीं सकता, नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर कहाँ पे है? कुछ जगह पे है। जो CO4 में है, अगर जो C4 प्लांट्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रॉपिकल के ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं टेम्परेट से। वाटर जो है वो क्या है, सबसे वाटर की अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। वाटर ऑल्सो लीव क्यों हो जाता है? ताकि सरफेस एरिया कम हो सके और एक्टिविटी कम हो सके। तो यहाँ तक हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो करना हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैं अभी डाल दूंगा कंप्लीट चैप्टर। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इसके बाद और कौन सा चैप्टर डालना है आप मुझे ये भी बता सकते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट बता दिए, वेरीगेटेड, हाफ लीफ, ठीक है, सब कर लिया है हमने। थैंक यू।